हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खास लेक्चर में, जहां पर बुद्धिज्म से जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यूज रहे हैं 2011 से लेके 22 तक उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में जैनिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन पुराने पीवाईक्यूज से डराइव होती है। तो उसका एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो मेरा एएमएसी कोर्स चलता है वो अब कंप्लीट होने जा रहा है। पर इन केस अभी भी आपको लगता है कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही, या फिर क्या चीज करनी है क्या छोड़नी है, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द एशियंट टिल द एंड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट आपको कंप्लीट 2200 रुपए में दी जा रही है। और इसके ऊपर भी आपका 10% डिस्काउंट लगेगा जो कि है ANT10। तो ये जो पूरा कोर्स है, पूरी हिस्ट्री का कोर्स आपको 2000 रुपए का पड़ेगा। इसमें हर एक टॉपिक को कि उसकी स्टोरी क्या है, उसमें से क्या करना है क्या छोड़ना है, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप हिस्ट्री में एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की दोनों की वीडियोस हैं वो फ्री में यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। हर एक चीज क्या करनी है क्या छोड़नी है वही सेम इन दोनों वीडियोस में बताई गई है। क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो प्लीज इनको पक्का से अच्छा से कर जाइएगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आया तो बेहद छोड़ आइएगा, क्योंकि फिर वो बाकी बच्चों को भी नहीं आता होगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने तैयार किया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2012 में पूछा गया था। लॉर्ड बुद्धास इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा किस चीज को सिंबलाइज करता है। अगर आपने मुद्राओं को देखा होगा तो टोटल 10 से 12 मुद्राएं हैं पूरे बुद्धिज्म के अंदर। पर उस वीडियो में मैंने आपको 4 मुद्राएं ही करने के लिए कहा है कि सिर्फ इन 4 को कर जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। वहां पर अगर हम भूमि स्पर्श मुद्रा की बात करें तो जब गौतम बुद्धा पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं इस प्रण के साथ कि मेरे को आज एनलाइटमेंट प्राप्त करनी है, तो जो देवी मारा है वो उनको भ्रमित करने के लिए आती है। उस टाइम के ऊपर गौतम बुद्धा ने ये मुद्रा बनाई थी कि ए धरती तू मेरी साक्षी बन, कि तू देख कि ये जो मेरे को विचलित करने के लिए चीजें हो रही हैं मैं इनसे अपना दिल नहीं बहलाऊंगा और निर्वाणा को प्राप्त करूंगा। सो इस तरह की वो थी भूमि स्पर्श मुद्रा, जो इसका सही आंसर है। यहां पर मैंने कवर भी करवाया वो आप देख सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा। इतना सिंपल सा आंसर था। इसी तरह से अगर आप बेसिक चीजों को कर जाओगे यूपीएससी में कई बार सीधे सीधे स्पष्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Then sometimes Buddhist rock cut caves are called चैत्यास while the others are called विहारास. What is difference between the two? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया कि चैत्य और विहारा क्या है। जब भी आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं ये तो आपको आता ही होता है। विहारा का मतलब वो होता है जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, और चैत्यास का मतलब वो होता है जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क प्रेयर्स करते हैं। वो इसका बेसिक आंसर हो गया। तो चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स जहां पर वो विश्राम करते हैं। फिर हम बात करें 2013 के क्वेश्चन की। कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा के हिसाब से निर्वाणा का मतलब क्या है बुद्धिज्म के अंदर। मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्धा ने भी निर्वाणा प्राप्त किया था। जब हम ये निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है कि आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए निर्वाणा का क्या मतलब है। एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, एंड अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। तो मान लीजिए आपको निर्वाणा का ना भी मतलब पता हो, तो अगर आप डी स्टेटमेंट को देखोगे, आप मेंटल स्टेट बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, तो ये बहुत ही वियर्ड सी स्टेटमेंट है, इसको आप कट आउट कर सकते हो। देन अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो देखो निर्वाणा कोई ऐसी चीज नहीं होगी जहां पर आपको खुशी ही मिलेगी, आपको रेस्ट मिलता रहेगा। तो ये वेग स्टेटमेंट है, ये भी गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपका जो आंसर है वो ए एंड बी में से ही होना चाहिए, अगर आपको ना भी पता हो कि निर्वाणा का क्या मतलब है। नो एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। मैंने आपको बताया थे कि गौतम बुद्धा के हिसाब से 4 नोबल ट्रुथ हैं। उन 4 नोबल ट्रुथ में क्या है। सबसे पहला ट्रुथ कि जो दुख है वो सच्चाई है, हमारे को ये एक्सेप्ट करना है दुख की सच्चाई को। फिर हमारे को जानना है कि ये दुख क्यों होता है, और जानने के बाद हमारे को उसको दूर करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये बेसिक वहां पर रिकलेक्शन आ जाती कि क्या है ये 4 नोबल ट्रुथ, वहां पर आखिरी जो ट्रुथ है वो क्या है, किन चीजों को दूर करना है। दुख किस वजह से हो रहे हैं, जब हम अपने आप को दूसरी चीजों के साथ जोड़ते हैं, जब हमारे डिजायर्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से दुख होते हैं। सो द राइट आंसर इज द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर।
अगर आपका ए या बी में से कंफ्यूजन था तो कोई बात नहीं, काफी बच्चों को ए एंड बी में कंफ्यूजन होती है, बट राइट आंसर इज एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ये मैंने करवाया भी हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट है। सो बुद्धा डिड नॉट डिफाइन निर्वाणा, ये हमेशा ध्यान में रखना कि बुद्धा ने खुद से नहीं डिफाइन किया एज अ स्टेट पोजेसिंग फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। बुद्धिज्म डिफाइंस निर्वाणा बाद में बाकियों के द्वारा, जो बुद्धिज्म के आगे काउंसिल्स बने उनके द्वारा इस कंसेप्ट को डिफाइन किया गया है एज बीइंग फ्री फ्रॉम डिजायर, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। मतलब कि आपको अटैचमेंट नहीं रखनी किसी भी चीज के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक आपके मन में डिजायर है तो आप निर्वाणा को प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज लाइक एन एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम, कि आप में से वो इच्छा ही मर गई है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह। नाउ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गंधारा, कुशाल एंड मगधा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2014, 2015। ये हूबहू सेम क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था और इसी को रिपीट किया गया है 2015 में। तो इससे आसान लॉटरी आपके पेपर में नहीं लग सकती थी कि सेम ही तरह का क्वेश्चन आपको वहां पर पूछ लिया जाए। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार करवाया जाता है। पर अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा क्वेश्चन आपको जैनिज्म के रिगार्डिंग आ जाए कि आपको बताना है कि महावीरा जी के रिगार्डिंग ये 4 जनपद दिए गए हैं तो उनमें से वो कहां कहां गए थे, यहां पर कॉमन सेंस लगाइए। अगर गंधारा की बात करते हैं तो ये कहां पर है? पाकिस्तान तक्षशिला की साइड के ऊपर। जो हमारे गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहां पर हुआ है? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। तो वहां से लेके वहां तक जाना बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकली अगर आप सोच के देखेंगे, कॉमन सेंस के साथ भी यही लगता है कि सेकंड ऑप्शन का होना तो ना के बराबर है। ये नहीं होगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको नहीं पता कि गौतम बुद्ध किन किन जनपद के अंदर गए थे। तो जब आप सेकंड को मिट आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2 ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ऑप्शंस के अंदर आप बच जाए तो वहां पर तो फिर आप तुक्का लगा के आएंगे। आइए अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। 3 एंड 4, 3 एंड 4 दोनों में है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ तो पक्का ही आंसर है। अब बात आएगी अवंती की। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी जनपद के बारे में अंदाजा है तो जो अवंती है वो साउथ की तरफ है। साउथ इन द सेंस कि जितने भी जनपद हैं, एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूं। यहां पर मैप आएगा महाजनपद का। तो इस साइड के ऊपर है अवंती, उज्जैनी, महिष्मति के आसपास, और इनका जो जन्म है वो इस साइड के ऊपर है, कोसाला, मल। तो ये सारे तो बहुत लॉजिकल हैं क्योंकि ये साथ साथ में है। तो यहाँ पर तो गौतम बुद्धा जी गए होंगे अपने सरमन्स को प्रीच करने के लिए। यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी ज्यादा दूर पड़ जाएगा। मैप के ऊपर बहुत आसान लगता है, पर उस टाइम की अगर हम बात करें ना ही रोड थी वगैरह वगैरह, जिस वजह से यहाँ पर जाना मुश्किल था। पर फिर भी मान लो आप अवंती के ऊपर अंदाजा नहीं लगा सकते, अवंती के ऊपर तुक्का नहीं लगा सकते, तो आप इन दोनों में से फिर एक कैलकुलेटेड गैस लगा के आते क्योंकि 2 ऑप्शंस तक तो आप पहुंच गए थे सिर्फ अपने कॉमन सेंस को यूज करके, सेकंड ऑप्शन को मिट आउट करके। पर यहाँ पर जो सही आंसर है 3 एंड 4 ओनली। तो इसी तरह से जैनिज्म की अगर हम बात करें, वहां पर महावीरा जी किन किन जनपद के अंदर गए हैं या फिर किन जनपद के साथ उनका रिलेशन है, प्लीज इसको करके जाइएगा। अगर इस बार का क्वेश्चन आया तो यही सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन होगा। काफी बच्चों को नहीं आता होगा तो आपकी लॉटरी होगी। और उसके अलावा यहां पर हमेशा समझना कि कोई भी जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को पढ़ो, फिर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको देखो कि क्या वहां से कुछ भी ओमिट आउट हो रहा है। इन केस मान लीजिए कुछ भी ओमिट आउट नहीं हो रहा, आपके सिर से ऊपर से जा रहा है, आपको लग रहा है नहीं होगा, तो उसको वहीं पर बहुत बड़ा सारा क्रॉस लगा दो ताकि जब आप दोबारा को रिविजिट करोगे तब आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा से टाइम खराब मत करो। ये समझिए कि नॉलेज से बढ़ के बहुत बड़ा पेपर ये है कि आप किस तरह से पेपर को जाके अटेम्प्ट करते हैं। कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा पढ़ते जा रहे हैं जिनके ऊपर आपका आंसर नहीं आ सकता, या फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं जिनके ऊपर शायद आप आंसर निकाल सकते हैं ज्यादा थिंकिंग करके। तो जब तक आपको ये अंदाजा नहीं होगा किन क्वेश्चंस को दोबारा से रिविजिट करना है, किन को बिल्कुल छोड़ देना है, किन के ऊपर आप कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हैं, यहीं पर मेन गेम है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये समझिए कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30-35 के क्वेश्चन के आसपास तो ऐसे होंगे जिनका आंसर डायरेक्ट होगा जो कि हर एक बच्चे को आता होगा। फिर 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट होंगे, जो कि आपको पक्का छोड़ने ही होंगे। तो यहां पर हमारे पास बचते हैं 50 क्वेश्चन के आसपास, जिनमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप 2 ऑप्शंस में बचते होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको 3 ऑप्शंस में बचना होगा।
इनमें से कई काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जो 3 ऑप्शंस वाले होते हैं, जब आप उनको रिविजिट करते हैं तो आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टक कर जाती है, जिसके थ्रू फिर आप इनमें से कुछ-कुछ ऑप्शंस को ओमिट आउट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। 2 के अंदर तो आपको पक्का ही तुक्का लगा के आना है। फर्दर गोइंग ऑन, जब ये मैं पीवाईक्यू वाला पूरा सिलसिला खत्म कर लूंगा तो किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं स्पेशल के 2-3 लेक्चर्स आपके लिए ले लूंगा। क्योंकि सच मानिए जो सारी गेम है वो इस 100 क्वेश्चंस को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं इसी के ऊपर है। ये तो मोर और लेस हर एक बच्चे को आता ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, फेमस श्राइन है और उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको देखते ही छोड़ देना है, एक बार जरूर आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। मान लीजिए आप स्पीति वैली में रहते हैं, जांस्कर वैली या लद्दाख एरिया में रहते हैं, फिर तो आपको पता ही होगा कि क्या ये मोनेस्ट्री हमारे एरिया में है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो आप वहां से ऑप्शंस को कर सकते हैं। पर क्या आप ऐसा करेंगे कि हर एक जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उन सबको आप रटने लग जाएंगे, या जितने भी जैनिज्म के रिलेटेड टेम्पल सबको रटने लग जाएंगे? तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं कि कोई ना कोई मोनेस्ट्री वहां पर न्यूज में रहती है उस साल। हो सकता है कि 2014 में इनमें से कुछ मोनेस्ट्री इस न्यूज में थी जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। पर इन केस ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप कॉमन सेंस के साथ आपको लगता है कि यार ये करना नामुमकिन है, कि ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट करके आ सकता, वो क्वेश्चन आप पक्का छोड़ के आएंगे, ना ही उसके ऊपर फालतू टाइम डिवोट करेंगे। हाँ, इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो कि बहुत एक्सट्रीम हो, जो कि आप कॉमन सेंस के साथ कर सकते हैं, वो अलग बात है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मेरिट में काउंट नहीं होते। अगर आप देखेंगे कि 100 में से जो कट ऑफ है आज के टाइम में सिर्फ 90 जाती है, मतलब कि आपके नेट में 45 क्वेश्चन ही उनको सही चाहिए, जिसका ये मतलब है कि आप क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना कि इसका जो सही आंसर है वो एक बार देख जाना। उसके अलावा आपको ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ के ही आने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2016 का ये क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। Bodhisattvas is a compassionate one on his way to enlightenment, and Bodhisattvas delay achieving his own salvation to help all sentient beings on their path to it। तो जब हम बेसिक पढ़ते हैं बुद्धिज्म के बारे में, हीनायान और महायान के बारे में बेसिक पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या है कि बोधिसत्वास दोनों के अंदर ही है। पर बोधिसत्व एज अ कंसेप्ट की बात करें, उसने प्रोमिनेंस कब प्राप्त की? महायान बुद्धिज्म के अंदर, क्योंकि वहां पर उनको गॉड की तरह पूजने लगे, क्योंकि वो ऐसे बींग है जिन्होंने अपनी स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट को रोक के, ताकि वो दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सके एनलाइटनमेंट के राह के ऊपर, उनको कहा जाता है बोधिसत्व। बोधिसत्व इसी वजह से उनको कंपैशनेट वन कहा जाता है ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। तो सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन भी सही है क्योंकि उन्होंने अपने डिले किए है, एंड इट इज सेंट्रल टू महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है एंड द राइट आंसर इज बी, 2 एंड 3 ओनली। अब 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि 2018-19 के आसपास यही सेम कंसेप्ट को यूज करके दोबारा से क्वेश्चन आया है, और वहां पर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इनिशियली यहां पर वो कंसेप्ट यूज हो चुका था। तो मैंने आपको सही आंसर बता दिया, साथ में जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो भी दे दी कि महायान बुद्धिज्म से ये एक सेंट्रल कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं आता तो जो मैंने आपको वो दोनों चीजें कही हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म अच्छे से करना, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा फाउंडेशनल बैच है यूपीएससी 2024 के लिए, उसको आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इनकेस आप यूपीएससी 2024 या 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको प्रीलिम से लेके मेंस तक अलॉन्ग विद द डाउट रेजोल्यूशन सेशंस, जितने भी मेंस आंसर राइटिंग के आपको क्लासेस चाहिए एंड दैट टू लाइव, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एंड टू एंड का ये कोर्स है जहां पर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी यूपीएससी की रिक्वायर्ड जितनी भी नॉलेज है वो मिलती है। अगर पूरी कॉस्टिंग की बात करें तो 17,000 की इसकी कॉस्टिंग है, और अगर आप कवर 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो नियर अबाउट 15,500 का ये कोर्स बनता है। काफी अफोर्डेबल होने के साथ साथ जो क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो क्वालिटी वाइज अटमोस्ट रखी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए टीचर ने तो आके पढ़ाना है, इरिस्पेक्टिव कि कितने रुपए का वो कोर्स है, वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो उस हिसाब से आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the world? तो अगर आप बोधिसत्वा से, ये जो चारों लिखे हुए हैं, जो ये नाम लिखे हुए हैं, चारों फॉर्म्स ऑफ बोधिसत्वास हैं।
बोधिसत्वास अब बहुत तरह के होते हैं, कंपैशनेट वन, एंगर वन, इस तरह के बहुत सारे। फ्यूचर बुद्धा कौन है, अर्लियर या प्रीवियस बुद्धा कौन थे, ये सारा वहां पर बताया जाता है। जो मैंने वहां पर लेक्चर करवाया उसमें भी सारा कुछ बताया है। अब यहाँ पर ये पूछते हैं कि फ्यूचर बुद्धा कौन है, तो उसका आंसर है मैत्रेय। अगर इसी तरह का क्वेश्चन अगली बार आए कि प्रीवियस बुद्धा का क्या नाम है, तो उनका नाम है दीपांकरा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बताना है या आपको मुझे बताना है कि दीपांकरा के साथ एक और नाम हमारे को मेंशन मिलता है प्रीवियस बुद्धा का, वो कौन सा है। दीपांकरा एक नाम है, इसी तरह के एक और नाम आपको बुक्स के अंदर मिलेगा या फिर कॉमन नॉलेज के अंदर एक दूसरा नाम भी चलता है, वो मुझे आपको बताना है। ये जो बोधिसत्वास का कंसेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2016 में मैंने आपको दिखाया कि बोधिसत्वास के ऊपर क्वेश्चन था, 2018 में भी बोधिसत्वास के ऊपर ही क्वेश्चन है, फिर 2019 में भी बोधिसत्वास के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट एक ही को पकड़ के पहले इजी क्वेश्चन आया, फिर एडवांस हुआ, फिर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। इस हिसाब से ये पूरी जो सीरीज है वो चलती है। प्लीज इसको बोधिसत्वास के कंसेप्ट को कर लीजिएगा, काफी ज्यादा जरूरी है। उसी फ्री वीडियो में से आपका हो जाएगा सर। उसमें क्या करना है क्या छोड़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास। देखिए फिर दोबारा से, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। अब महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वही सेम, पहले भी यही क्वेश्चन आया था कि क्या डिफरेंस है हिनायान और महायान के अंदर। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा मतलब कि बुद्धा जी को एज अ गॉड की तरह जब हम पूछने लग जाते हैं, वो क्या महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का है, तो हाँ एकदम सही है। हिनायान वाले लोग ऐसा नहीं करते, वो बुद्धा जी को एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग ही मानते हैं। पर अगर हम महायान की बात करें, उनको भगवान की तरह मानते हैं। फर्स्ट सही है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूं कि वो महायान का ही फॉर्म है, महायान का ही पार्ट है। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो जब हम किसी इंसान को भगवान की तरह पूछते हैं तो उसकी मूर्तियां बनाएंगे, उसके आइडल्स बनाएंगे, और ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के अंदर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है पिछले सालों के क्वेश्चन के ऊपर ही बिल्ड किया गया है। सो द राइट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3 ओनली, मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं आशा करता हूं जो मैं आपको थॉट प्रोसेस समझाना चाहता हूं वो आप समझ रहे होंगे। जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बेसिक है, वो तो आपको आती ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the cultural history of India, which of the following is the correct description of the word परमितास। अब वही सेम कंसेप्ट है, बोधिसत्वास के कंसेप्ट को उठाते हुए ही यहां पर आप देखोगे कि परमितास क्या होता है कि मान लो किसी इंसान ने बोधिसत्वा बनना है, उसने एनलाइटमेंट या फिर निर्वाणा प्राप्त करना है। उस एनलाइटमेंट या फिर निर्वाणा की स्टेज को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस सारे प्रोसेस में जो जो वो चीजें छोड़ता जाता है उसको कहा जाता है परमितास। सो परफेक्शंस हुज अटेनमेंट्स लीड टू बोधिसत्वा पार्ट। तो कितना ही आसान था कि अगर किसी बच्चे को ये समझ आता कि पीवाईक्यू जरूरी है हिस्ट्री के, तो उसका इस साल भी क्वेश्चन सही हो जाता। नहीं तो इस साल ये क्वेश्चन सही करना बहुत मुश्किल था। वो वही बच्चा कर सकता था जिसको बोधिसत्वा पता था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप ये भी देखो कि हर साल जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफिकल्ट होते जा रहा है। इनिशियली जो शुरू हुआ था प्रोसेस वो काफी ज्यादा इजी था। ये वो सारे परमितास हैं, 10 के आसपास पूरे परमितास होते हैं जो कि आपको करने हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना कि कितने परमितास है, द 10 परमितास ऑफ द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ट्रेडिशन। उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ईस्टर्न ट्रेडिशन के हिसाब से क्या है, वेस्टर्न के हिसाब से क्या है, सिर्फ इतना कि हाँ 10 ट्रेडिशन। नो अगला क्वेश्चन, यहां पर आप देखोगे कि जो जैनिज्म का क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर 2018-19 के आसपास, उसी स्टेटमेंट को यूज करके यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the, with reference to the religious history of India, consider the following statement, Thaviravadins belong to the Mahayana Buddhism। अब वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर था स्थान का वासी दे बिलोंग टू द जैनिज्म। मैंने वहां पर बताया कि स्थान का वासी किसके अंदर है, स्थाविरावादिन्स के अंदर है। वही चीज यहां पर पूछ ली गई, दैट स्थाविरावादिन्स बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म। इसी वजह से कल मैंने आपको कहा था कि एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और यहां पर फिर 2020 में वही चीज आपको देखने को मिली कि एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनाया गया। सो आपको पता है, अगर आपने पीवाईक्यू इस साल किया होता कि स्थावरवादिन्स कहां पर है, जैनिज्म का पार्ट है, बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है। देन लोकावादिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका ऑफ द बुद्धिज्म। देन द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। अब हो सकता है आपको सेकंड जो ऑप्शन है वो ना पता होता, पर ये तो आपने अभी पिछले साल के पीवाईक्यूज में देखा
कि डिफिकेशन मतलब कि बुद्धा को भगवान की तरह मानना, ये किसका पार्ट है? महायान बुद्धिज्म का पार्ट है। तो आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट तो पक्का गलत है और थर्ड एकदम सही है, पर ये दोनों, थर्ड ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट में है। तो इन केस आपको कुछ भी ना आता होता तो आप 50% प्रोबेबिलिटी के साथ फिर भी बचते थे, पर यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही है। लोकतावादी सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब से ये आप चीज रट लेना कि ये किसका पार्ट है, लोकतावादी, कि कल को इसके ऊपर बिल्ड किया हुआ कोई इससे निकली हुई इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपका ये खुद का होमवर्क है, आपको ये इस सेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जाननी है कि ये सेक्ट क्या है, किसके अंदर है, क्या क्या करता है, बस इतना। तभी आपका जो बेंट ऑफ माइंड है, जो इंक्लिनेशन है, वो बिल्ड होगी कि किस हिसाब से जो निकली हुई इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं पीवाईक्यूज को अगले साल के लिए उनको एक्सपेक्ट करने के लिए। यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दी भी गई है, बाद में पढ़ भी सकते हैं। काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स श्रामना मूवमेंट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका कि श्रामना, लास्ट लेक्चर में भी किया था कि श्रामना मूवमेंट वो होता है जिसमें हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, कि वो सेक्ट जो कि वेदा की अथॉरिटी को अगेंस्ट होते हैं। प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उपासका, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये एकदम ठीक है। एंड देन परिव्रजाका विच इज अ रेनिसेंट एंड अ वॉन्डरर, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। इन केस आपको नहीं आता था कोई बात नहीं, ये जो ऑल दो ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं आपकी एनसीईआरटी में से उठाए गए, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं आते होंगे। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज की थी तब भी आते हैं, इन केस नहीं पता थे तो अब रट लेना। परिव्रजाका, रेनेसेंट एंड अ वॉन्डरर। श्रमणा का मतलब होता है कि वो लोग जो कि वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानते। एंड उपासक, उपासक तो हमारे बेसिक कॉमन लैंग्वेज में भी चलता है, उपासक का मतलब होता है शिष्य, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। सो द राइट आंसर इज 1 एंड 3, ये बी हमारा राइट आंसर। ये बोर्ड स्लो चलने लग गया, सॉरी, कई बार ये एक एक सेकंड भी बहुत ज्यादा लगने लग जाता है। So now next question. Which one of the following statement is are correct? Ajanta caves lie in the gorge of the Bagora river. Sanchi Stupa lake, Sanchi Stupa lies in the gorge of the Chambal river. Pandu Lane caves lies in the gorge of the Narmada river and Amarvati Stupa lies in the gorge of the Godavari river. तो चार आपको केव्स दी गई और चार के बारे में पूछा गया है कि वो किस रिवर के उस जॉर्ज में पड़ती हैं। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तो आपने ये पढ़ा है, इन केव्स के बारे में इतनी डिटेल में पढ़ा है कि इनकी ज्योग्राफी भी क्या है, तो ये क्वेश्चन हो सकता था। पर अगर आप अजंता केव्स के बारे में पढ़ते हैं तो पहली दूसरी लाइन में जैसे आप विकिपीडिया भी खोलते हैं तो वहां पर ही लिखा हुआ है दैट इट लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द बगोरा रिवर। पर देखिए, बाद में क्लेम करने के लिए तो बहुत इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, बहुत टीचर्स आ जाते हैं कि हमने ये हर एक चीज़ करवाई है, पर इतना हर एक केव के बारे में कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है कि उस साल ये केव्स न्यूज़ में रही हो, पर फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वहाँ पर कॉमन सेंस के साथ छोड़ के आ सकते हैं। पर अभी के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये करना है कि कौन सी केव किस रिवर बेड के अंदर है, अब से रट जाना, ताकि इससे निकली हुई इंफॉर्मेशन अगली बार आपको पूछी जाए वो आपकी फिर गलत ना हो। करेक्ट कौन सी है? अजंता केव लाइज इन द बगोरा रिवर, उसके जॉर्ज के अंदर। बाकी कहाँ पर लाई करती हैं एक बार के लिए पढ़ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कल को यहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता था कि इंफॉर्मेशन निकलती है। तो सांची, बेतवा, पांडुलेनी, गोमती, गोमई एंड अमरावती नियर कृष्णा। तो ऑल दो मैंने लिख भी दिया पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि ये अब जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि पीछे पूछा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था तो इसको अब डिस्कस नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपने जैनिज्म वाले सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, वही सेम है। तो आई गेस कि ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डन। हाँ, तो देखो हमने बुद्धिज्म के सारे क्वेश्चन किए, वहां पर जितनी एस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको बताई, ये भी बताया कि जैनिज्म में से किस तरह से इन्फॉर्मेशन उठा के यूज़ की गई है। तो प्लीज़ तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आखिर में आके जो बहुत सारे बच्चे दम तोड़ देते हैं क्योंकि प्रेशर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आ जाती है।
इन केस आपको इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलावा भी इन जनरल आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो लूँ या फिर लेक्चर डिलीवर करूँ, एक मैं वो आपके लिए कर दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर्स, वो मैं आप सबके लिए कर दूंगा क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे पर्सनली भी। उसके अलावा आप चाहते हैं तो वो मैं आप सबके लिए कर सकता हूँ, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके अलावा आज के ये जो बुद्धिज़्म के सारे क्वेश्चंस थे आपको समझ आ गया, आपको ठीक लगे हो, वीडियो सही लगी हो, तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगता है पढ़ने में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आखिरी में जाते हुए दो लाइनें कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल गिरे, बल चले। कि मान लो अगर आपको हारना भी है, ये हमेशा आपको यही कहूँगा कि अगर मान लो हार भी दिख रही हो तो हमेशा इस तरह से हारना कि कोई बात नहीं। मतलब मेरी जो पूरी जीवन की फिलॉसफी वो यही है कि अगर मेरे को ये पता हो ना कि मेरे को हारना है, तो तब उस टाइम मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा कि अल्टीमेटली चाहे फेल ही होना है तो मन में डर नहीं है। जब यही पता लग गया कि रिजल्ट क्या है, तो वहाँ पर फिर जितना ज़्यादा आप ज़ोर लगा सकते हो वो लगाइए। सोचने की बात है, कुछ लोग कहेंगे कि अगर हारना ही है फिर ज़ोर लगाने की क्या बात है। पर मान लो कि अगर आपने किसी जंग में जाना है और आपको पता है कि आप आज मर के आओगे, तो आप वो हर एक चीज़ करने की कोशिश करोगे जो आप कर सकते हो, आप अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते। उसी तरह का ये पेपर है। ये समझो कि शायद अभी आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, इतने घंटे पढ़ना पड़ता है वगैरह वगैरह, पर इससे जो बाहर दुनिया है, ये जो पढ़ाई के बाहर दुनिया है ना, ये इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। पढ़ाई बहुत आसान है जो आप कर सकते हो। कभी आप अपने माँ बाप को देखो, अपनी सोसाइटी को देखो, कभी लेबर चौक पे जाके मजदूरों को देखो कि रोज के 500 रुपए कमाने के लिए भी बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तो उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये पढ़ाई। बच्चे अपने आप को बहुत सीरियस ले लेते हैं कि मैं इतना कैसे पढूं, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखूं। दुनिया बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो जो आपके टाइम आपके हाथ में है, जितना आप उसको संभाल के रखोगे हमेशा, वही सबसे बेहतर है। ये वो टाइम नहीं है जब आप उसको वेस्ट कर सकते हो, इवन कि कंप्लेन भी कर सकते हो। अगर आपको ये मौका मिला है यूपीएससी देने का, उसका मतलब ये है कि आप बहुत ही सिलेक्टेड लकी इंसानों में से हो जो कि इस तैयारी में अपीयर कर सकते हैं। मतलब कि आपके घर वालों की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है, वही बच्चा इस महंगी तैयारी को कर सकता है। तो कंप्लेंट्स, निराशा, इन सब से ऊपर उठ के मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे वही आपकी सच्चाई बनेगी, वही आपका फ्यूचर बनेगा, वही अल्टीमेटली आपकी किस्मत बनेगी। तो मैं आशा करता हूँ, माफ़ करना अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो, पर यही सच्चाई है। पढ़ाई के बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है। जैसे हम बचपन में कहते होते हैं कि काश बड़े हो जाएं, बच्चा बन के बंदे को लगता है कि नहीं स्कूल जाना बहुत मुश्किल है। जब हम बड़े होते हैं तो लगता है स्कूल जाना ही बहुत आसान था। कॉलेज में आ जाएंगे फिर लगता है जॉब लग जाए, कॉलेज आना बहुत मुश्किल है। यही सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो जो टाइम है वही आपका बेस्ट टाइम है, इसी में एंजॉयमेंट कर लो, यही आपके साथ हमेशा रहेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। अगली बार मिलेंगे और नए थीम के साथ, और प्लीज़ इस टाइम तक अच्छे से पढ़ते रहिए।